गुड आफ्टरनून, नमस्कार, हेलो, हाय फ्रेंड्स। मैं एम एस डागर डिफेंस एजुकेशन एकेडमी की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। साइंस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं आपके सामने। और क्लास में आज एमसीक्यू के थ्रू सिर्फ एक्सरसाइज सोल्व करनी है, क्योंकि इसकी डिटेल स्टडी मैं इससे पहले वाली क्लास में आपको करा चुका हूँ। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास के अगर शुरू के 4-5 क्वेश्चन आपने ध्यान से सुने, समझे, तो उन्हीं की डिटेल्स में मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा कि आने वाले क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे समझने भी और याद रखने भी। तो गाइस, शुरू के 4 से 5 मिनट गौर से क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर आराम से आंसर करते चलिएगा। आंसर तो आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है पहली कुछ सेकंड आप ध्यान से देखिए। तो क्योंकि एमसीक्यूज है, पहला क्वेश्चन आपके पास आया है, व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर। हमारे अर्थ पर जो प्रेजेंट वाटर है टोटल, उसका कितना परसेंट फ्रेश वाटर है, यानी यूजेबल, जिसको कह सकते हैं ना कि ताजा पानी है, मतलब जो सॉल्ट्स हैं, जो मिनरल्स है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो 2.5%। यहाँ पर आपको और भी परसेंटेज दी हुई है जो वाटर के मामले में किसी भी चीज से मैच नहीं करती। अगर मैच कराना है तो ये पूछेगा हमारे अवेलेबल वाटर कितना है टोटल अर्थ के ऊपर, दैट इज 70 और 71%। इसके अलावा क्या पूछ सकता है, यूजेबल वाटर कितना है, इसको हम यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर वगैरह जो है, या फिर लेक्स में, रिवर में जो है, दैट इज 0.06%। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाटर के मामले में कि वाटर हमारे पास जो अवेलेबल है वो किस किस अमाउंट में है, किस किस तरह से, फ्रेश वाटर कितना है, सी वाटर कितना है। बात करें सी वाटर की, तो जो सी वाटर है या ज्यादातर जो पानी है हमारे अर्थ के ऊपर, वो ओशियंस में है, दैट इज 95%। यानी कि पूरे पानी का 95% ओशियंस में है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा है, लेकिन वो यूजेबल नहीं है हमारे लिए, ना उसको ड्रिंकिंग में, ना बाथिंग में, ना कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। ध्यान दीजिएगा, कई बार आप क्या करते हो, लार्जेस्ट वर्ड देखा और ओशियंस को चूज कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर शुक्र है ओशियंस इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना ध्यान से, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट सोर्स पूछा गया है, ओनली फ्रेश वाटर का। और फ्रेश वाटर का होता है ग्लेशियर एंड कैप्स, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। क्या होता है, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स होता है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ। चलिए आगे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन मेनी रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वाटर स्कैर्सिटी हो चुकी है, यानी कि जल संकट आ चुका है, जो पानी यूज के लिए चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूछा गया आपसे, प्राइमरी कॉज क्या है इसका, सबसे पहला रीजन क्या है, एक्सेसिव रेनफॉल, ज्यादा बारिश होना। कैसे हो सकता है ये आंसर, ज्यादा बारिश होने से पानी का संकट नहीं आएगा, ज्यादा बारिश होने तो पानी अवेलेबल हो जाएगा और ज्यादा। इंडस्ट्री पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ये हो सकता है, बट ओवर यूज एंड मिस मैनेजमेंट, ज्यादा इस्तेमाल करना, मतलब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना और उसको मिस मैनेज करना, वेस्ट करना, ये सबसे पहला प्राइमरी रीजन है, प्राइमरी कॉज है वाटर स्कैर्सिटी के लिए। एंड एक्सपेंशन ऑफ वेटलैंड्स दे रखा है, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। आगे आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। आप कौन से तैयारियां करेंगे, कौन से काम करेंगे वाटर को कंजर्व करने के लिए, कंजर्व मतलब संरक्षित करने के लिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के काम आ सके। लिविंग टैप्स रनिंग, आप टंकियों को खुला छोड़ देंगे, इससे क्या होगा, इससे तो वेस्ट होता है। ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम, जी हाँ, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बेस्ट तरीका है। यूजिंग मोर वाटर, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा ही खराब होगा, तो ये बहुत बढ़िया तरीका हो गया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का। अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमें हेल्प करेगा, ऐसी टेक्निक का यूज करेंगे तो हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल द वाटर अंडर इट ड्रेनिंग ऑफ इट गोज ऑन टू द सेम प्लेस। पानी ड्रेन होकर, यानी कि नालियों के द्वारा एक जगह पर जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड वाटर से। कहा जाता है
वाटर साइड बोला जाता है प्रोसेस। डिसैलिनेशन इज अ प्रोसेस यूज टू, डिसैलिनेशन कौन सा प्रोसेस है, कहां पर यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ डिसैलिनेशन क्या है। यहाँ पर अगर आप थोड़ी देर के लिए इस वर्ड को भूल जाएं और इस वर्ड को भूल जाएं तो ये वर्ड बच जाता है आपके पीछे, जरा इस पर गौर करिए। सलाइन, और सलाइन वाटर क्या होता है, वाटर ऑफ ओशंस, यानी कि सागर का जल, महासागरों का जल जो होता है उसे। तो ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, ये प्रोसेस डिसैलिनेशन, ये ओशन के वाटर के साथ यूज किया जाएगा। और किस लिए किया जाएगा, रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, remove salt from sea water. Option A is right answer for the question. Understand? Next one. Which of the following is a consequence of groundwater depletion? जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, नीचे जाए जा रहा है, नीचे जाए जा रहे हैं, का क्या रीजन है? Increased river flow, land subsidence, expansion of lakes and more rainfall. किस लिए जा रहा है? रिवर फ्लो होगा तो उससे डिप्लेशन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। लैंड सब्सिडेंस, जी हाँ ये होगा लैंड सब्सिडेंस। अगर जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होता चला जाएगा, डिप्लेशन होता चला जाएगा, तो क्या होगा, इससे लैंड सब्सिडेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर? हमारे जो ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है, क्यों हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं? नेचुरल वेदर पैटर्न्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर इंक्रीज वोल्केनिक एक्टिविटीज? क्या है इसका रीजन, बताइए। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर? बर्फ होती है, और बर्फ कब पिघलती है, कब मेल्ट करती है, हीट होने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर। और इनमें से टेम्परेचर बढ़ने वाली एक्टिविटी कौन सी, ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। सो यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। और अगर ग्लेशियर का मेल्टिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ तो फ्लड्स, बाढ़ आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी, जैसे कि फ्रेश वाटर का मैंने अभी बताया, लगभग 80% जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर मौजूद है, ग्लेशियर्स पर ही मौजूद है, और वो पिघल गया तो गए कहां से। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड, वाटर वेपर को वाटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कुछ प्रोसेसेस यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कंडेंसेशन, सेडिमेंटेशन, बॉइलिंग, इवेपोरेशन। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए में कंडेंसेशन। जब भी वाटर वेपर या स्टीम ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, वाटर के अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती हैं और वो सेटल डाउन हो जाती हैं, जब नीचे बैठ जाती हैं तल में, जैसे कि मिट्टी वगैरह होती है, तो उसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन। बॉइलिंग का मतलब आप जानते होंगे, पानी को उस टेम्परेचर तक गर्म करना जब वो भाप बनना शुरू हो जाए, दैट इज बॉइलिंग। एंड इवेपोरेशन आप जानते ही हैं, किसी भी टेम्परेचर पर वाटर जो वेपोरेट, वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में जाता रहता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये सारी टर्म आगे क्वेश्चंस में आपके काम आएंगे, इसलिए सभी का डेफिनेशन सबका पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड नेशन पर पर्सन पर डे इज, हर इंसान के लिए कितना पानी जरूरी है पर डे, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंगली वो मात्रा क्या है? 30 लीटर, 60 लीटर, 40 लीटर और 50 लीटर, चार आपके पास ऑप्शंस हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 लीटर पर पर्सन पर डे, यानी कि एक दिन में एक इंसान 40 लीटर ही पानी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये अवेलेबिलिटी के ऊपर हम अपने हिसाब से इसको यूज किए जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या और पानी की अवेलेबिलिटी की बात करें तो इतना ही पानी हर इंसान के लिए पर डे मौजूद है। अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्काई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आसमान से जब हम अर्थ को देखते हैं तो हमें नीली नजर आती है, ब्लू कलर की नजर आती है, उसका रीजन क्या है, बताइए। किस चीज का प्रेजेंस उसका रीजन है? इज इट द प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट, वाटर, माउंटेन्स, लैंड और एनीथिंग एल्स? तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा जो वाटर बॉडीज है बड़ी, उनको देखते तो ब्लू नजर आती है वाटर के कारण। हाँ, तो आसमान से, क्योंकि हमारी अर्थ का मोस्टली पार्ट क्या है, वाटर है, इसलिए हमारा अर्थ ब्लू नजर आता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। By which process total water on the earth is maintained? टोटल वाटर मेंटेन होता रहता है हमारी अर्थ के ऊपर, उसका क्या वजह है, कैसे होता है वो? मतलब कहने का ये कि आपने यूज कर लिया पानी को, यूज करने के बाद भी कुछ इवेपोरेट होकर ऊपर चला गया बादलों में, कुछ आपने खर्च कर दिया, कुछ इधर उधर जमीन ने सोख लिया, फिर कैसे जमीन के ऊपर वापस आता है, क्या वो जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। क्योंकि कंडेंसेशन में तो क्या होता है, वेपर का वाटर में कन्वर्ट होता है लिक्विड में, इवेपोरेशन में भाप बनता है, रेन में बारिश होकर नीचे आता है, लेकिन
जो प्रोसेस है जिसके कारण मेंटेन रहता है, दैट इज वाटर साइकिल। यहाँ से वेपर बनेगा, बादल बनेगा, कंडेंस होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश को जमीन पे आ जाएगा, फिर यही चक्कर लगातार चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इरिगेशन विच टेक्निक रिड्यूसेस द वाटर लॉस? इरिगेशन करते समय कौन सी टेक्निक वाटर लॉस से बचा सकती है? जब भी आप इरिगेशन करते हैं इस टेक्निक से आपको इरिगेशन करनी चाहिए ताकि कम पानी का इस्तेमाल हो, पानी वेस्ट ना जाए, और वो सिस्टम होता है ड्रिप इरिगेशन। क्या कहा जाता है? ड्रिप इरिगेशन। आप जानते होंगे पूरे खेत में पाइप बिछाए जाते हैं और उनसे जगह जगह पर फवारे चलते रहते हैं, ड्रिप गिरते रहते हैं केवल फसल के ऊपर, दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। Which sector is major user of water in India? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वाटर को कौन सा सेक्टर इस्तेमाल करता है, यानी कौन से क्षेत्र में इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है? पेट्रोकेमिकल सेक्टर में। पेट्रोकेमिकल का मतलब है पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री जहां पर लगी हुई है वहां पर ज्यादा यूज होता है क्या? लेदर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, या टेक्सटाइल सेक्टर में? यहाँ राइट आंसर ऑप्शन 3 है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वाटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। Which of the following is not the cause of water scarcity? जल संकट का इनमें से कारण, वजह कौन सा नहीं है? और आप देखेंगे वाटर पॉल्यूशन दे रखा है, ग्रो इरिगेशन दे रखा है, ये सब तो जरूरी है, इन वजह से तो वाटर का संकट आने वाला है। पॉल्यूशन की वजह से, इरिगेशन में ज्यादा पानी लगाने की वजह से, डिप्लेशन की वजह से, ये तो रीजन है, लेकिन एक अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये तो पूरे अर्थ पर पहले से ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, से हमारे जो डिप्लेशन है अंडरग्राउंड वाटर का उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। When water circulates through the water cycle, in how many forms it can be found? जब वाटर सर्कुलेट होता है वाटर साइकिल की प्रोसेस में तो कितनी स्टेट चेंज करता है, कितनी स्टेट्स में होता है? या फिर ये आप इक्वेशन सीधा सीधा भी समझ लीजिए कि वाटर आपको कितने स्टेट्स में पाया जाता है। आप सभी जानते होंगे 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। राइट आंसर ऑप्शन सी है 3 स्टेट्स। इन विच ईयर वाज गंगा एक्शन प्लान लॉन्च? गंगा को साफ शुद्ध रखने के लिए सरकार ने एक प्लान लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान। अब गंगा एक्शन जो प्लान है वो कौन से ईयर में लागू किया गया, लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है, और वो ईयर है 1985, 1985। 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। ड्यूरिंग वाटर साइकिल इन विच फॉर्म द वाटर सर्कुलेट फ्रॉम अर्थ? अर्थ से वाटर किस फॉर्म में सर्कुलेट करता है, बताइए। ड्यूरिंग वाटर साइकिल, जब वाटर साइकिल चलता है तो फॉर्म द वाटर सर्कुलेट फ्रॉम द अर्थ, किस फॉर्म में जाएगा? जमीन पर पानी मौजूद है, धूप पड़ेगी, पेपर बनेगा, तो किस फॉर्म में जाएगा? पेपर के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में जाता है। द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज? पानी का सॉलिड फॉर्म क्या कहलाता है? जैसे लिक्विड फॉर्म का, जैसे गैसीय फॉर्म को हमने वेपर कह दिया, लिक्विड फॉर्म को आप वाटर बोल देते हो पीने के लिए जिसको इस्तेमाल करते हो, तो सॉलिड फॉर्म को क्या बोलेंगे? आइस बोलेंगे, नॉट ड्राई आइस। ड्राई आइस नहीं बोलेंगे क्योंकि ड्राई आइस होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या है इसका? आइस, द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। In which of the water body 95% of the earth's water is stored? ये क्वेश्चन जब मैंने क्लास स्टार्ट करी तो चर्चा में ही आपको बता दिया था कि कुछ आपके काम आएंगे कुछ क्वेश्चंस, आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर विच ऑफ द वाटर बॉडी 95% ऑफ वाटर को यूज करती है, कौन सी बॉडी के अंदर 95% वाटर मौजूद है पूरे अर्थ का, एंड दैट इज ओशियंस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सबसे ज्यादा पानी ओशियंस। What type of water is found in wells? कुआं में कौन से टाइप का पानी पाया जाता है? What type of water is found in wells? कुआं में कौन से टाइप का पानी पाया जाता है, बताइए कौन से टाइप का? बस ऑप्शन क्या है? सरफेस वाटर। सरफेस वाटर होता है जो जमीन पर ऊपर ही मौजूद होता है, जैसे कि कोई लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, दैट इज सरफेस। अंडरग्राउंड वाटर, कुएं में पानी कहां से आता है? अंडरग्राउंड से, क्योंकि कुआं खोदा जाता है जमीन के अंदर, वहां पानी आना शुरू होता है, सो दैट इज underground water which is found in wells. When is the World Water Day celebrated every year? कौन सी डेट को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है? यहाँ पर एक हिंट मैं दे देता हूं आपको,
यहाँ पर एक 22 जो अप्रैल लिखा हुआ है ना, ये तो मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। अब लगभग उसी से मैच करता है इसका आंसर है। क्या आंसर हो गया? तो बहुत क्लियर से हो गया होगा आपके लिए, क्या मैच कर रहा है इससे? 22 मार्च। जी हाँ, 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। सो गाइस, बहुत बढ़िया से आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी। अगला देखिए, एज रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, दिस कैन बी यूज इन द लैब ड्यू टू। जो रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, बिल्कुल प्योर वाटर होता है। उसको अगर आपको लैब में यूज करना है तो आप किस तरह से करेंगे? आप उसको एक इंसुलेटर वाटर के रूप में यूज करेंगे, जो कि बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो बैड कंडक्टर होता है तो उसमें आयंस नहीं होते, एब्सेंस होते हैं आयंस। मिल गया आंसर? जी हाँ, बिल्कुल मिल गया होगा। और आंसर क्या है? एब्सेंस ऑफ आयंस, एब्सेंस ऑफ आयंस। ऑप्शन सेकंड वन इज राइट आंसर। तो गाइस देखिए, एक बहुत ही बढ़िया क्लास रही है आज की। एमसीक्यू से आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है, आप खुद भी आंसर देने की कोशिश करते हैं और हमारे आंसर से अपने आंसर्स को मैच कराते हैं। तो इस तरह से प्रिपरेशन आपकी लगातार बहुत बढ़िया होती रहती है। गाइस, अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं साइंस की एक बहुत अच्छी क्लास लेकर। डिटेल स्टडी की क्लास होगी नेक्स्ट डे, उसका मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपको एक्सरसाइज सोल्व कराता हूं। तो जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस के साथ में। आगे आने वाली इंग्लिश की और मैथ्स की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और बहुत ही बढ़िया एजुकेशन भी आपको घर बैठे मिलती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर क्लासेस।